देखिए बेटा, ये आपका आज 27 अक्टूबर और जो आपका टेस्ट पेपर है वो है 84 18D। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो पेपर का नंबर हो गया वो कितना हो गया है 84। अब चलिए इसमें देखते चलिए। टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है। ये आपका क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी थ्योरी मूल कॉन्सेप्ट में आपका ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है ये मूल कॉन्सेप्ट में डाल्टन की ये पूरी की पूरी थ्योरी लिख रखी है और वहां से ये क्वेश्चन है। पढ़िए, इसमें पहला लाइन क्या है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। सही है, जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये सही है। ये देखिए, जैसे एक कार्बन है, कार्बन तो दो हाइड्रोजन एटम के साथ मिले तो ये आपका CH4 बनता है। लेकिन यहां पे जब रिएक्शन होती है तो कोई भी एटम या कोई भी चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं जाता है, एटॉमिक फॉर्म में जाता है। तो ओरिजिनल में क्या हुआ होगा कि पहले ये हाइड्रोजन टूटा होगा, 4 एटॉमिक हाइड्रोजन बने होंगे, फिर ये कार्बन और हाइड्रोजन मिला होगा और मीथेन का क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन तो होता है, ये बात सही है। डाल्टन के अकॉर्डिंग मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये दिया हुआ है, ये भी बात सही है। तीसरा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। डाल्टन ने कहा था कि जब आपके दो एटम एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। और यहां पे लिखा है कि इन एनी रेशियो, ये गलत है, ये आपका होना चाहिए फिक्स रेशियो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो गया, सी। अगला देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव identical properties including identical mass, identical mass. All the atoms of a given element have identical properties including identical mass. All the atoms of a given element have identical properties including identical mass. अब इसमें एक चीज देखिए, इन्होंने all the term यूज कर लिया है। all the atoms of a given element, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मतलब प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन मास आपका सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें आंसर जो है सी भी है और कौन सा है, डी। ये दोनों आंसर हैं 51 के। अगला ये क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 में क्या है, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन के द्वारा कौन प्रपोज नहीं हुआ था। पहला, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। अच्छा, एक चीज इधर, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आइए, इधर यहां पे जो आंसर होगा, इसमें जो आंसर होगा, ये थोड़ी सी गलती हो रही थी बेटा, इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा, इसमें जो आंसर होगा सी होगा। डाल्टन जो थे वो आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। डाल्टन जो थे वो आइसोटोप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन पूछ रहा है, तो केवल और केवल स्टेटमेंट कौन सा होगा, सी। अब आइए 52 में, यहां पे तो यहां पे देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन। तो यहां पे देखिए, पहला, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट have identical properties including identical mass, atom of different element differ in mass, ये उन्होंने कहा था। matter consists of individual atom, ये भी उन्होंने कहा था। when gas combine or reproduce in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gas are at the same temperature and pressure। और लास्ट है, chemical reactions involve reorganization of atom, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। तो 52 वाले में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। इसमें इन्होंने कहा है कि when gas combine or reproduce in a chemical reaction they do so in a simple ratio। फिर वही बात, ये जो रिएक्शन होता है वो सिंपल रेशियो, किसी भी रेशियो में नहीं, एक फिक्स रेशियो में होगा। 52 के बाद 53, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, मैच कर दीजिए। जो आपका बामर सीरीज होगा वो होगा किसमें, विजुअल में। लाइमन जो होगा वो आपका होगा अल्ट्रावायलेट में, पाश्चन होगा इंफ्रारेड में और फुंड भी किसमें होगा, इंफ्रारेड में। तो दो इंफ्रारेड में होगा जो मैच हो जाए
वो आंसर चेक कर लीजिएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, इट्स एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, चाहिए तो मुझबानी भी कर लो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, -13.6 Z²/n²। यहां पे Z डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, डिटरमाइनिंग फैक्टर n है। तो एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा ये देखिए ये इनवर्स रेशियो में है, इनवर्स। एग्जामिनर कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में एनर्जी इतनी है, तो उसकी एनर्जी थर्ड बोहर ऑर्बिट में कितनी होगी। तो बताओ, इनवर्सली है, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, आंसर होगा 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। 55 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 में आपका है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट लिथियम +2 इज x। तो कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम n। अब ये देखिए रेडियस का फॉर्मूला होता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। ये आपका फॉर्मूला होता है, रेडियस का ये फॉर्मूला होगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। यहां पे पहला कंडीशन आपका कह रहा है कि रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज x। तो r यहां से हो गया n², सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो 2/z। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का z होता है 3। अब यहाँ पे x' कह रहा है, पूछ रहा है, तो इस x' को x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो दूसरा इक्वेशन बनाइए, x' इक्वल टू हो गया n², थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो 3² z। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, और बेरिलियम का कितना हो गया z, ये हो गया 4। अब जो निकालना है उसको ऊपर रखिए, दूसरे को नीचे रखिए, डिवाइड कर दीजिए, तो x'/x, तो ये हो गया 9/4, और 9/4 को आप डिवाइड किससे कर दीजिए, 4/3। ये आप डिवाइड कर दीजिए, 9/4 को आप डिवाइड किससे कर दीजिए, 4/3। तो ये देखो सॉल्व करो, तो ये हो गया 9/4, और ये हो गया मल्टीप्लाई 3/4, ऊपर हो गया आपका 27 और नीचे क्या हो गया 16। तो आंसर जो होगा वो कौन सा आ गया, डी। यहां पे अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम आयन। तो इसमें देखिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम की बात कर रहा है पहले कंडीशन में, लैम्डा मिनिमम की पहले कंडीशन में ये बात हो रही है। तो यहां पे आपका लैम्डा मिनिमम जो हुआ, लैम्डा मिनिमम, और ये रेशियो पूछा है या जो भी आपका पूछा है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लैम्डा मिनिमम की बात किया है, तो रिजबर्ग फॉर्मूला होगा 1/λ, और 1/λ, तो लैम्डा 1/λ मिनिमम इक्वल टू हो गया r। रिजबर्ग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो ये हो गया rz² अपॉन, ब्रैकेट में होता है 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखिए लैम्डा मिनिमम, तो लाइमन सीरीज के लिए n इनिशियल की वैल्यू तो 1 होगी, लाइमन सीरीज के लिए n इनिशियल की वैल्यू 1 होगी, और लैम्डा मिनिमम कह रहा है तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए n फाइनल क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर, तो ये आपका हो गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ हीलियम आयन। अच्छा यहाँ पे z की वैल्यू कितना रखिएगा, हाइड्रोजन है तो 1 रखिएगा। अब ये हो गया 1/λ मैक्सिमम, और ये बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो हो गया r, और यहाँ पे हीलियम आयन है, हाइड्रोजन हीलियम, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ये आपका हुआ दूसरा इक्वेशन। ये लैम्डा मिनिमम के लिए इक्वेशन हो गया,
ये लैम्डा मैक्सिमम के लिए इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन आपका बन गया। अब आपको क्या करना है कि लाइमन बामर के लिए कह रहा है, तो आप जानते हो कि बामर सीरीज के लिए एन इनिशियल की वैल्यू क्या होगी 2, और लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम कह रहा है, तो फाइनल जो वैल्यू होगी वो 2 से जस्ट एक ज्यादा, और वो कितनी हो जाएगी 3। ये वैल्यू रखिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 में क्या है, कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4, देन, तो दोनों में रिलेशन क्या है? तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। सेम एटम की बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम, तो z को हटा दीजिए, यहां से r हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब यहां से r3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, r3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थर्ड बोहर ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर, और r4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 4 का स्क्वायर। इन दोनों को, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को आप डिवाइड कीजिए, डिजाइड जो भी रिजल्ट आपका होगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 58। तो 58 में देखिए क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो बेटा हाइड्रोजन एटम का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम का फॉर्मूला हुआ 1H3। अब एटॉमिक नंबर एक, तो प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, और ये देखो मास 3 है, 3 में से एक घटाओ तो कितना आ गया 2, मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन का नंबर होगा वो 2 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा 1। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, देखिए इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में है द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9। कह रहा है कि हाइड्रोजन के बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात कीजिए, दोनों में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात कीजिए, मतलब एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, तो एन इनिशियल आपको नहीं मालूम है, एन इनिशियल नहीं मालूम है, लेकिन दोनों में एन फाइनल आपको मालूम है, इनफाइनाइट। दोनों में एन इनिशियल आपको नहीं मालूम है कि सीरीज क्या है, तो एन इनिशियल जो है ये आपको नहीं मालूम है, एन इनिशियल नहीं मालूम है, लेकिन एन फाइनल जो है वो आपको मालूम है कि एन फाइनल जो होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन दिया है ये क्वेश्चन जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आपको बेटा क्या करना है कि हर एक, पहला ऑप्शन उसमें पास्चन और फुंड के लिए जो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला रखिए, निकालिए और चेक कीजिए, रेशियो रख दीजिए 9, फिर आप इनिशियल की वैल्यू निकालिए, ऐसे निकालिए, तो ये हिट एंड ट्रायल है, और चेक कीजिए कि किसमें रेशियो 9 आएगा। और इस टाइप का जब भी बेटा क्वेश्चन हो हिट एंड ट्रायल का, तो जो आपका सही आंसर होता है वो जल्दी मिल जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना होगा। ए में कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं आएगा, बी में कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो 9 आता है वो किसमें आता है, लाइमन और पास्चन, तो ये तुरंत आपको आंसर मिलेगा, या सारे डाटा कैलकुलेट करके आप रट भी लीजिए। अब अगला देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए गैस एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड एमिट्स ए 2 वेवलेंथ if one of the emission is at 680 नैनोमीटर the other is, कह रहा है कि एक फोटोन है, एक गैस है, एक फोटोन है, वो 355 नैनोमीटर की जो एनर्जी है, वेवलेंथ है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और वो 2 वेवलेंथ निकाल रहा है। तो उन 2 वेवलेंथ में से एक इतना है तो दूसरा कितना होगा। कभी भी वेवलेंथ को डायरेक्टली ना जोड़िए, वेव की जो लंबाई होती है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो वेवलेंथ दिया है आप इसको चेंज कीजिए किस फॉर्म में, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी एनर्जी के फॉर्म में, और तब अपना आंसर आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये देखिए आपको बेटा मालूम है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, तो पहला हुआ
जो एब्जॉर्ब था HC अपॉन लेमडा इक्वल टू HC अपॉन लेमडा 1 प्लस HC अपॉन लेमडा 2। HC सब में कॉमन हो गया, तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बना वो हो गया 1 अपॉन लेमडा एब्जॉर्ब इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। कैलकुलेट कीजिए तो लेमडा जो एब्जॉर्ब होगा वो है 355, तो ये आपका हुआ 1 अपॉन 355 इक्वल टू 1 अपॉन 680 प्लस 1 अपॉन x, और इस x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो आपका मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है, कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड इन Cl2 इज इतना किलो जूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल क्लोरीन बॉन्ड ईच। ये आपका पूछ रहा है क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, कह रहा है कि एक मोल क्वेश्चन में दिया है 1 मोल और पूछ रहा है सिंगल के लिए, कह रहा है कि 1 मोल क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो कह रहा है कि सिंगल मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी, वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी क्या है मिनिमम, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो ये देखो एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है h न्यू और ये वेवलेंथ के फॉर्म में है तो SC बाई लेमडा। क्लियर है। एनर्जी जो चाहिए 1 मोल को तोड़ने के लिए वो कितनी है 242 किलो जूल पर मोल, 242 किलो जूल पर मोल। सबसे पहले इस 242 को किलो को नॉर्मल में चेंज कर लीजिए, तो ये देखिए ये नॉर्मल में चेंज हो गया 242 किलो जूल पर मोल, मतलब इतना हुआ। इसको ये 1 मोल के लिए डाटा है, 1 मोल के लिए डाटा है बेटा, इसको सिंगल क्लोरीन के लिए चेंज कीजिए तो एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से आप क्या कर दीजिए डिवाइड। तो देखिए एनर्जी इक्वल टू हो गया h की वैल्यू आपकी होती है SI यूनिट में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। फिर ये आपका C की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फिर लेमडा ये मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लीजिए। तो यहां से आपका मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लीजिए, जो भी कैलकुलेशन है ये आप निकालोगे तो SI यूनिट में निकलेगा आंसर किस में, मीटर, और इस मीटर को किस में चेंज कर दीजिएगा, नैनोमीटर। तो आपका ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मास, इतना दिया हुआ अनसर्टेनिटी, और पूछ रहा है कि अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे रखिए आंसर आएगा। अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू ग्रेटर देन, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इक्वल टू का साइन लगा दिया करो h/4 पाई। आपसे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इसमें है m डेल्टा v, फॉर्मूला चेंज हुआ आपका डेल्टा v इक्वल टू h/4 पाई इंटू मास जिसका भी दिया है इंटू डेल्टा x। सारी चीजों को रखिए, आंसर निकालिए, आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट है। पहला, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल, सही है। ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी आपस में क्या हो, सेम, उनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिर ये कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल। 3p 3d डीजेनरेट नहीं होंगे, गलत है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, और दोनों के लिए n की वैल्यू सेम, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है और सेकंड वाला क्या है, गलत। देखिए कौन सा है, पहला ट्रू और दूसरा क्या है, फॉल्स। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, देखिए क्या है,
कह रहा है असर्शन और रीजन, ठीक, पढ़िए असर्शन। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। बात सही है, ये बात आपकी सही है। हाइड्रोजन का जो 2s ऑर्बिटल होगा, लिथियम के 2s ऑर्बिटल से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। पढ़िए आगे क्या है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये भी सही है, एनसीईआरटी में यही लिखा है। असर्शन रीजन यही आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, असर्शन दिया है, उसका ये रीजन दिया हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट हैं, असर्शन और रीजन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दोनों करेक्ट है, एनसीईआरटी में यही रीजन दिया हुआ है। अगर बेटा सेम सबसेल में दो हैं तो जैसे जैसे एटम की साइज छोटी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम सबसेल है लेकिन एटम छोटा है तो न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन में दूरी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा निकलने वाली एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन एनसीईआरटी में उस लैंग्वेज को दूसरे फॉर्म में दे दिया है। आगे आइए, क्या है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए। पहला, इस सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोहर्स ऑर्बिट। A circular path around the nucleus in which an electron moves is proposed as Bohr's orbit। सही है। न्यूक्लियस के चारों ओर, बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका नाम क्या होता है, ऑर्बिट। ये सही है। An orbital is the one electron wave function in an atom। ये भी सही है। आगे की जो थ्योरी आई थी या इसमें भी, तो वो ये हुआ था कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें ऐसी 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, ऑर्बिटल। ये भी सही है। अगला, द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी सही है। जो बोहर्स के ऑर्बिट होते हैं 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है कि हाँ ऐसे होते हैं। जब लो एनर्जेटिक फोटोन मिलता है तो जंप थोड़ा सा कम होता है, हाई एनर्जेटिक फोटोन मिलेगा तो जंप क्या होगा, ज्यादा। ये भी आपका सही है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर n and l ओनली। ये गलत है। जो आपका सेल होता है ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसेल को एजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन ऑर्बिटल को जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसमें क्या दिया है, n and l ओनली। आंसर कौन सा गलत है, डी। आगे आइए, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 66। देखिए इसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d54s1। सही है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव ए नेगेटिव वैल्यू। में सही है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव से लेके कहां तक होती है, पॉजिटिव। ये भी बात सही है। अगला, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ये भी सही है। अगला, डी देखिए, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n-2। गलत है। नोड होता है टोटल n-1। तो ए सही है, बी सही है, और कौन सही है, सी। तो जो आपका 66 का आंसर होगा वो कौन सा हो गया, डी। अगले पे आइए, देखिए अगले में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लॉट फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस 2s ऑर्बिटल के लिए। तो 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है और नोड वो जगह होती है जहां पे फेज चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये ग्राफ साई स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर ये साई होता तो ये वाला जो पीक होता वो नीचे होता, और ये वो जगह होती जहां पे फेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो एक ही आपका नोड है, एक ही आपका नोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, और 2s में ऐसा होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी। क्योंकि इस ग्राफ में देखिए 2 नोड है, इस ग्राफ में देखिए 2 नोड है, इस ग्राफ में देखिए कि आपका एक नोड है, लेकिन इसमें जो ग्राफ दिया है वो साई स्क्वायर के साथ दिया है, साई के साथ नहीं। तो साई स्क्वायर, जब साई होता तो ये ग्राफ होता, साई स्क्वायर में ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा, ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, द ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। तो देखो एस में एंगुलर नोड एक होता है, सॉरी एस में एंगुलर नोड या नोडल प्लेन 0 होता है,
P में 1 होता है, D में कितने होते हैं 2 और F में कितने होते हैं 3। तो तुरंत वो आंसर लगाइए जिसमें D दिया हुआ है। तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। ठीक, आंसर या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि दोनों में D है। अब साथ में उसने जोड़ा है कि रेडियल नोड भी कितने हैं 2, सर्कुलर नोड, और सर्कुलर नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। n हमें नहीं मालूम है कितना होगा, l हो गया है 2, तो ये हो गया 1, तो ये माइनस वाले 3। अब सोचो कि यहां पे हम क्या रखें कि ये टोटल कितना हो जाए, मतलब आंसर जो है वो 2 हो। तो देखो ये 5 होगा, 5 में से 3 घटेगा, तभी आंसर कितने आएंगे 2 रेडियल नोड। तो आंसर कौन सा जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज इट कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल। कभी भी 1s में नोड नहीं होता है, तो ये आंसर गलत। इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल, इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में तो हरदम आपका जो होगा इट कैन बी 0 फॉर, अच्छा इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कह रहा है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी कह रहा है, और प्रोबेबिलिटी में साई स्क्वायर होता है, तो जो चीज नीचे वो ऊपर चली जाएगी, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये देखिए इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 3p ऑर्बिटल, 3p में तो नोड होगा ही होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये आंसर सही है। इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, ये भी गलत है, 2s ऑर्बिटल में नोड तो होता ही है, तो आंसर कौन सा हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बताए थे न्यूक्लियर चार्ज, पिछले पेपर का ये एक्सप्लेनेशन है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए 71 में क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड एट, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड एट ओनली इन द रीजन ए, इन द रीजन ए एंड सी। तो देखिए साई है, ये साई है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। अच्छा इन द रीजन ए, एक मिनट, इन द रीजन ए, ऑप्शन चेक कीजिए, इन द रीजन ए एंड सी, ओनली इन द रीजन सी, इन द रीजन ए एंड बी। अब ये देखिए जो बी है, ये बी ये नोड है, एक ये फेज है एक ये फेज है, ये देखो ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी बढ़ा इधर भी बढ़ा, ऊपर भी बढ़ता है और नीचे भी बढ़ता है। इस ग्राफ में देखिए, तो ग्राफ जो आपका होता है ग्राफ, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और फिर ये हो कि इधर जाता है तो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ज्यादा, तो आंसर होगा इन द रीजन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ statements is true regarding the interpretation of atomic orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। एन इलेक्ट्रॉन in an orbital of high angular momentum stay away from nucleus than electron in orbital of lower angular momentum। सही है बेटा, एंगुलर मोमेंटम तब ज्यादा होगा जब ऑर्बिट का नंबर क्या होगा ज्यादा, तो ऑर्बिट का नंबर ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा, पहला सही है। अब दूसरे पे आइए, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बेटा स्टेटमेंट गलत, जो आपकी ऑर्बिट की साइज होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, एजीमुथल पे नहीं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। फॉर्मूला होता है NH अपॉन 2 पाई, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, तो ये वाला भी सही है। अगला, द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस एजीमुथल क्वांटम नंबर सोच पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाई आर वैल्यू। अच्छा एक देखिए, हमें नहीं मालूम है कि ये क्या है, लेकिन सारे ऑप्शन देखिए, उसमें दो का पेयर है, और आपको दिख रहा है कि पहला और तीसरा क्या है सही, तो आंसर कौन सा चला जाएगा बी।
साफ ही हो गया। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 73 में आइए। कह रहा है कि इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एनर्जी की बात कर रहा है और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। तो जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो इसका हमें यूज नहीं है, इन सब का हमें यूज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आवश्यकता नहीं है। और जानते हो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l की वैल्यू बेटा जितना ज्यादा एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो चेक करो n+l, इसमें देखिए कितना आ रहा है 5, और इसमें भी n+l कितना हो रहा है 5। तो आंसर हो गया हाई एनर्जी, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब ऑप्शन चला गया फोर्थ वाला। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या है। Which of the following statements in a relation to hydrogen atom is correct? 3s orbital is lower in energy than 3p orbital। मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का दूसरा कॉन्सेप्ट, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक सबसेल में या एक सेल में जितने भी सबसेल होंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। तो 3s और 3p की एनर्जी सेम होगी। 3s और 3p की एनर्जी क्या होगी, सेम। ये वाला गलत है। 3p और 3d की भी एनर्जी सेम होगी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत। 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d, ये भी गलत। तीसरे सेल में s है, p है, d है, तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। अब लास्ट वाले में देखिए 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, तो आंसर कौन सा जाएगा, d। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए कह रहा है कि कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विथ द एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। तो याद रखिए 1 एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब p और 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब d। एक एग्जामिनर बस ये पूछना आपसे चाहता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और p से रिलेटेड और d से जितने रिलेटेड इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर बताइए। तो इसमें आंसर आना चाहिए आपका b। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक, ये आपका सेम है। फिर से देखिए कह रहा है कि एनर्जी E1 एंड E2, एनर्जी E1 और E2, एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर इतना एंड इतना। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। ये बात नहीं करनी है, तो एनर्जी वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली। तो आप देख लीजिए कि क्या होगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी टोटल एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी जो है वो इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है। तो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप क्या कीजिए कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें जो माइनस में होता है उसको क्या कर दीजिए, प्लस। तो अगर टोटल एनर्जी जो माइनस में है उसको प्लस में कर दो तो काइनेटिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ए, 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है। 78 में है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी का -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू कितना रख दो, 1 का स्क्वायर 1, अच्छा n² होता है, Z²/n²। आंसर वो जाएगा जिसमें n² होगा, आगे साइन होगा माइनस, माइनस नहीं दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड से लेना देना है। अगला देखिए कह रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 0.66 kg बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, कैसे है। एक बॉल है जिसका मास इतना है, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, वेवलेंथ, तो डी वेरेगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू v। क्लियर। मास दिया हुआ है आपका कितना, 0.66 kg,
यही रखना है एसआई यूनिट में। फिर आप इसको वेलोसिटी को किस में रख दीजिए, एसआई यूनिट 100 मीटर पर सेकेंड, एच की वैल्यू रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34। आपका कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और सारी चीजें एसआई में रखे हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आंसर किस में आएगा, मीटर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड with an uncertainty in momentum which is equal to इतना ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ये दिया है, ये मोमेंटम, और इसमें ये दिया है, और पूछ रहा है द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, और ये देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो इसमें भी सेंटीमीटर में है। ये देखो ये आपका सीजीएस यूनिट में है, 10⁻⁻18 ग्राम होना चाहिए, केजी ग्राम में दिया है, होना चाहिए मीटर सेंटीमीटर में दिया है, सेकेंड इनवर्स, तो ये सीजीएस यूनिट में दिया है। तो जो कैलकुलेट करोगे डेल्टा भी, ये भी आना चाहिए सीजीएस में, और सीजीएस में आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, डाटा रखिए, यूनिट में कुछ कन्वर्ट नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर आपका 81 कह रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना। द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। Planck's constant, the uncertainty involved in the measurement of velocity within a distance of, तो ये देखो ये डेल्टा x की वैल्यू दिया हुआ है, ये सब सारी चीजें दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फॉर्मूला पे रख लीजिए, सिंपल है। पोजीशन विल बी, फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सिंपल। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, ठीक, मोमेंटम डेल्टा p की वैल्यू दे दिया है, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी, कैलकुलेट करने के लिए क्या रहा है, कैलकुलेट कीजिए। 83 डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम और वेलोसिटी इतना दिया है, आंसर मीटर में दिया है। इसमें फॉर्मूला में रखिएगा, बस ये करना है कि 1 ग्राम को किस में चेंज कर दीजिएगा, केजी। एसआई यूनिट का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये दिया है एसआई यूनिट में, आंसर दिया है एसआई यूनिट में, और ये किस में दिया है, सीजीएस, तो इस सीजीएस को किस में कन्वर्ट कर ले जाइएगा, एसआई। अगला क्वेश्चन नंबर 84 अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू इतना विल बी, और आंसर देखिए यूनिट सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए आंसर आपका सीजीएस, ये भी सीजीएस, ठीक, ये भी आपका सीजीएस, मतलब यूनिट का इसमें कुछ नहीं है। अच्छा एक देखिए कह रहा है कि ये इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और एक्यूरेट अप टू, मतलब जो आपका एरर है इतने का इतना परसेंट एरर है, इतने का इतना परसेंट क्या है, एरर। तो देखिए क्या होगा, पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स पूछ रहा है कि कितना होगा, डेल्टा एक्स पूछ रहा है। अगर डेल्टा वी निकल जाए, तो मास दिया है, डेल्टा वी निकल जाए तो हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो देखिए इसमें डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁴, ये है, ये हो गया 0.001, और परसेंट हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए, 100। तो ये हो गया आपका बेटा डेल्टा वी, और इस डेल्टा वी को आप फॉर्मूले में रखिए, आंसर आपका आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर्स ये ध्यान रखिएगा, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, सही है। बोहर
आपको दो थ्योरी एक्सप्लेन की थी, एक आपका क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक थ्योरी का नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अप्लाइड करता है, तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, ये भी बोहर के अकॉर्डिंग सही है। न्यूक्लियस के जो पास होगा ऑर्बिट उसकी एनर्जी कम, दूर जाओ तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इनफाइनाइट पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, और होगी कितनी, 0। अब अगला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, ये भी बोहर के अकॉर्डिंग सही है। लास्ट वाला देखिए, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का बेटा नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी का पार्ट हो जाता है, बोहर का पार्ट नहीं होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है, वो आपको एक्सप्लेन करता है जाके क्वांटाइजेशन थ्योरी, इनको एक्सप्लेन नहीं करता है, क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए वो था, तो आपका आंसर 85 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86, ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 नोड, 3 एंगुलर नोड मतलब 3 नोडल प्लेन, एस में नोडल प्लेन 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। आंसर वो ढूंढिए जिसमें एफ लगा है, और आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिट इक्वल टू 0, सही है, ये रॉन्ग पूछ रहा है। एन ऑर्बिटल इज डिजाइन्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम डिजाइन्ड बाय 4 क्वांटम नंबर, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो देखो ये है, ये है, ये है, और ये नीचे आ गया है, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दीजिए, और सबकी स्पिन क्या हो, सेम, इसकी स्पिन अपोजिट है। द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा हो गया, सी। ये गलत है आपका। 87 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 88, आइए इसमें भी पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो देखो, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सही है, डायमेंशन वाइज, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement, ये भी आपका सही है। दूसरा, the energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom, हाइड्रोजन लाइक एटम गलत है, हाइड्रोजन के केस में 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम, ये गलत है, मतलब यही आपसे पूछा जा रहा है। और यहां पे हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, मतलब पूछ रहा है कि कौन एक्सियल और कौन नॉन एक्सियल। तो आप जानते हो कि एक्सियल कौन होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए, the 2 electrons occupying the same orbital distinguished by 2 electron occupying the same orbital, तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उनको अलग करने के लिए जिस क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ेगी उसका नाम क्या होगा, स्पिन। क्वेश्चन नंबर 91 में आइए, 91 में है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए कि क्या होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1, ये आपका होता है। और किसके लिए पूछा जा रहा है, d, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, ये वैल्यू कितनी होगी, 2, तो ये हो गया 2 1 3, 3 गुणे 2 6, आंसर हो गया h रूट 6 अपॉन 2 पाई। ठीक, ये आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो ये देखिए हमने आपसे ये कहा जाता है कि h अपॉन 2 पाई जो हो उसको लिखा कैसे जाता है, h बार, तो यहाँ पे आंसर हो गया h बार और साथ में क्या आ गया, रूट 6, आंसर कौन सा हो गया, C। इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, C। 92 पे आइए,
क्या है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ढंग से देखिए, एग्जामिनर कह रहा है कि तीसरा सेल है, थर्ड सेल, L इक्वल टू 1, मतलब P सब सेल 3p, और 3p में -1 वाले जितने ऑर्बिटल हों, तो आप खुद सोचिए कि 3p में ऑर्बिटल 3 होते हैं, एक की वैल्यू होती है -1, एक की होती है +1 और एक की क्या होती है 0। तो -1 वाला कितना है 1, और एक में इलेक्ट्रॉन कितने 2। आंसर कौन सा हो जाएगा बी 93। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम p इलेक्ट्रॉन, फिर फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आंसर आपका 94 पे आइए, देखिए क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाई, जो आपका प्रिंसिपल होता है सेल, एजीमुथल होता है सबसेल, और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 94 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया डी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 95th, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। क्वेश्चन में देखिएगा ये ऑर्बिटल पूछा है, तो कह रहा है तीसरा सेल sp_d सबसेल, जिसमें m की वैल्यू कितनी +2, तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं -2 से लेके +2, और +2 वाले ऑर्बिटल कितने होंगे 1, तो 95 का आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ द 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली ने 2 रूल लिया था, एक कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और इन्होंने दूसरा रूल दिया था कि किसी भी एटम में जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। 97th, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, तो n इक्वल टू 3, मतलब ये f की बात कर रहा है, और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। 98 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 98, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in all the orbital having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1 are, कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 मतलब p, 2p में जितने भी ऑर्बिटल होंगे उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2p में टोटल 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। 98 के बाद आइए 99, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक सबसेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2 × 2l+1, इसको सॉल्व कीजिए तो 4l+2 आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, तो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल, मतलब रेडियल नोड की बात कर रहा है, तो 3p में रेडियल नोड पूछ रहा है, और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1 और ये 1, तो ये 2, 3 में से 2 गया, कितना आंसर आया 1, आंसर हुआ 1। तो ये आपका बेटा आज के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। ठीक, धन्यवाद।